ममता जी अभी गहरी नींद में सो ही रही थी कि तभी डोर बेल बजी। ममता जी घबराकर उठी और दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देखा तो रात के 12 बज रहे थे। इस समय कौन हो सकता है? उनके मन में एक साथ न जाने कितने सवाल उमड़ पड़े। पिछले कुछ दिनों से आसपास चोरी डकैती की खबरें सुन सुनकर उनका दिल पहले ही सहमा हुआ था। डरते डरते उन्होंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। लेकिन दरवाजा खोलने से पहले उन्होंने खिड़की से बाहर झांका तो अंधेर में एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। कौन है? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। तो कोई उत्तर नहीं मिला। बस धीमी धीमी सिसकियां सुनाई दे रही थी। ममता जी ने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो सामने का दृश्य देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। आंखें फटी की फटी रह गई। सांस जैसे गले में ही अटक गई। पूजा, उनकी आवाज कांप उठी। सामने उनकी बेटी पूजा खड़ी थी, एक हाथ में अपने 1.5 साल के बेटे को संभाले हुए और दूसरे हाथ में एक बैग लटकाए, जो साफ बता रहा था कि वो जल्दबाजी में घर से निकली है। उसके चेहरे पर आंसुओं की सूखी लकीरें थी, होंठ फटे और कांप रहे थे। ममता जी ने उसे सर से पांव तक देखा। उनकी आंखें सवालों से भरी थी, लेकिन पूजा बिल्कुल चुप थी। बिना कुछ कहे उसने अपने बेटे को ममता जी की गोद में थमा दिया और सीधे कमरे की ओर बढ़ गई। बिस्तर पर ऐसे गिरी मानो किसी ने जड़ से काटकर पेड़ गिरा दिया हो। तकिए में मुंह छुपाकर वो फूट फूट कर रोने लगी। ममता जी कुछ पल स्तब्ध खड़ी रही, फिर बच्चे को सीने से लगाकर पूजा के पास आ बैठी। उन्होंने उसके माथे पर हाथ रखा। क्या हुआ बेटा? पूजा और भी सिमट गई। ममता जी का मन आशंकाओं से भर उठा। उन्होंने एक साथ कई सवाल पूछ डाले। क्या हुआ बेटी? इस वक्त अकेली क्यों आई है? और पवन कहाँ है? कुछ बताएगी भी या नहीं? लेकिन पूजा ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसका बेटा पीयूष रोने लगा। ममता जी जल्दी से उसके लिए दूध लाई। दूध पीते ही वो मीठी नींद में सो गया। लेकिन ममता जी की नींद आंखों से कोसों दूर थी। रात यूं ही करवटें बदलते हुए बीत गई। पूजा कभी रोती, कभी चुप हो जाती, तो कभी माँ की गोद में सिर रखकर सुकून तलाशने लगती। बीच बीच में नींद उसे अपने आगोश में लेती। सुबह की पहली किरण के साथ ही ममता जी ने बिना वक्त गवाए एक नंबर डायल किया, विमला जी का। ममता जी जानती थी कि अगर कोई पूजा की चुप्पी को तोड़ सकता है तो वो विमला जी ही है। हेलो बहन जी। ममता जी की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। मैं ममता बोल रही हूँ। जी कहिए, आज सुबह सुबह कैसे याद किया? उधर से विमला जी ने चिंतित स्वर में पूछा। तो ममता जी ने कहा, पूजा रात को अकेली अपने बेटे पीयूष को लेकर यहाँ आ गई है। कुछ बोल नहीं रही, बस पूरी रात रोती रही। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या करूँ। क्या आप आ सकती हैं? ममता जी की कांपती आवाज सुनते ही विमला जी और उनके पति रमेश जी बेचैन हो उठे। उन्होंने कहा, हम अभी आते हैं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लगभग आधे घंटे बाद विमला जी और रमेश जी ममता जी के दरवाजे पर खड़े थे। घर के अंदर कदम रखते ही उनकी नजर पूजा पर पड़ी। पूजा चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें सूनी थी और चेहरा पीला पड़ चुका था। विमला जी का कलेजा जैसे मुंह को आ गया। वो तेजी से पूजा के पास आई और उसे अपनी बाहों में भर लिया। पूजा, मेरी बेटी, क्या हो गया तुझे? पूजा, जो अब तक अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी, विमला जी के गले लगते ही फूट फूट कर रोने लगी। मान जी, वो बस इतना ही कह पाई। विमला जी की आंखें भी छलक उठी। उन्होंने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा। बस मेरी गुड़िया, अब सब ठीक हो जाएगा। तू अपने घर में है, अपने लोगों के बीच है। अब तुझे कोई दुख नहीं पहुंचाएगा। लेकिन विमला जी का मन जानता था कि ये आंसू किसी मामूली बात के नहीं थे। पूजा की हालत के पीछे कोई बहुत गहरा घाव छिपा था। दरअसल पूजा का विमला जी और रमेश जी से खून का रिश्ता तो नहीं था, लेकिन वो उन्हें अपने सगे माँ बाप से भी बढ़कर मानती। एक समय था जब पूजा ने विमला जी और रमेश जी के घर बहू बनकर कदम रखा था। वो उनके इकलौते बेटे संजय की जीवन संगनी बनी थी। कभी वो उनके घर की रौनक हुआ करती थी। विमला जी और रमेश जी उसे अपनी बेटी से बढ़कर प्यार करते थे। पूजा का भी उनसे अटूट लगाव था। हंसना खेलना, संजय का हर वक्त मजाक करना, छोटी छोटी बातों पर पूजा को छेड़ना और फिर विमला जी का अपने बेटे को डांट कर बहू का पक्ष लेना, ये सब किसी खूबसूरत सपने जैसा था। लेकिन शायद नियति को पूजा की ये खुशी मंजूर नहीं थी। शादी के 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि एक रात संजय की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। विमला जी का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। बेटे के गम ने रमेश जी की कमर हमेशा के लिए झुका दी। और पूजा, वो तो जैसे भीतर से पूरी तरह टूट गई थी। ना वो रोई, ना बोली, बस घंटों तक छत को निहारती रहती।
लेकिन फिर विमला जी और रमेश जी ने खुद को संभाला। उन्होंने ठान लिया कि पूजा को इस तरह टूटने नहीं देंगे। वो हमारी बहू नहीं, बेटी है, विमला जी ने दृढ़ स्वर में कहा। तो रमेश जी ने भी सहमति में सिर हिला दिया। फिर एक दिन एक रिश्ता आया, पढ़ा लिखा पवन नाम का युवक, परिवार संपन्न, बातचीत में मधुर। सबने सोचा यही वो नाव है जो पूजा को फिर से जीवन की धारा पार ले जाएगी। शादी हुई। न ज्यादा धूमधाम, न कोई शोर शराबा। शादी के बाद 3-4 महीने तक सब कुछ सामान्य सा दिखता था। हालांकि सास और ननद का व्यवहार पूजा के प्रति विशेष अच्छा नहीं था, लेकिन पवन व्यवहार में शांत था। पूजा को लगा शायद पिछली जिंदगी के बाद उसकी किस्मत ने दोबारा करवट ली है। शादी से पहले पूजा एक निजी कंपनी में कार्यरत थी, पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर। शादी के बाद भी उसने अपने करियर को जारी रखने की इच्छा जताई, तो पवन ने शुरुआत में कोई आपत्ति नहीं जताई। लेकिन उसके भीतर एक विचित्र सी ईर्ष्या घर कर गई थी, एक अनकही असुरक्षा जो समय के साथ बढ़ने लगी थी। पूजा मेहनती थी और अपने काम में निपुण थी। कुछ समय बाद जब उसे प्रमोशन मिला, तो पवन के भीतर दबा हुआ असंतोष खुलकर सामने आने लगा। उसे ये स्वीकार करना कठिन था कि उसकी पत्नी उससे ऊंचे पद पर पहुंच गई है। धीरे धीरे उसने घर में क्लेश करना शुरू कर दिया, किसी बात पर उखड़ जाना, मौन रहकर मानसिक दबाव बनाना। पूजा सब कुछ चुपचाप सहती रही। उधर उसकी सास और ननद तो पहले ही उसके बाहर जाकर नौकरी करने के खिलाफ थी। बहू का बाहर जाना उन्हें अपनी पारंपरिक सोच के विरुद्ध लगता था। वो बस यही चाहती थी कि पूजा आम बहुओं की तरह घर पे रहकर घर के काम संभाले और दिन रात ससुराल वालों की सेवा करे। आखिरकार पवन का दबाव और सास ननद के ताने पूजा के लिए असहनीय हो गए। एक रात पवन ने चिल्लाते हुए कहा, या तो तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी या फिर इस घर को छोड़ना पड़ेगा। पूजा ने दिल पर पत्थर रखकर नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उसने सोचा शायद ये बलिदान उसके घर को बचा लेगा, मगर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आने वाले दिनों में उसे क्या क्या झेलना पड़ेगा, इसका उसे अंदाजा भी नहीं था। नौकरी छोड़ने के बाद घर की अतिरिक्त आमदनी बंद हो गई। सास ने नौकरों को ये कहकर हटा दिया कि जब बहू घर में है तो नौकरों की क्या जरूरत है। सुबह 5 बजे से लेकर रात तक वो काम में जुटी रहती, लेकिन फिर भी सास और ननद को उसके हर काम में कमी दिखती। ताने और गालियां हर दिन का हिस्सा बन गए। पवन जब घर लौटता, माँ और बहन उसके कान भर देती, तेरी पत्नी को कुछ आता ही नहीं, सारा दिन बस आराम करती है। यही लड़की मिली थी ब्याह कर लाने को, कामचोर एक नंबर की। फिर पवन भी पूजा पर बरस पड़ता, तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकती। कभी कभी तो वो खाने की थाली भी फेंक देता, लेकिन पूजा हमेशा चुप रहती, शांति और मर्यादा के नाम पर सब सह लेती, ये सोचकर कि कम से कम उसकी गृहस्थी बची तो रहे। वो नहीं चाहती थी कि उसके मायके वालों को कोई तकलीफ हो, मगर ससुराल वालों को इसकी परवाह नहीं थी। पूजा जितना चुप रहती, उनका अत्याचार उतना ही बढ़ता जाता। उसकी चुप्पी को भी उसकी कमजोरी समझने लगे थे। दिन बीतने के साथ हालात और बदतर होते गए। पति का साथ ही ना हो तो औरत किसके सहारे टिके। हार कर उसने एक दिन अपनी माँ को फोन लगाया। माँ, ये लोग बहुत बुरे हैं, मुझे सारा दिन गालियां और ताने सुनने पड़ते हैं। पवन भी सिर्फ अपनी माँ और बहन की सुनते हैं। मुझे तो कुछ समझते ही नहीं, मेरा दम घुटता है यहाँ, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। उधर से माँ ममता जी ने समझाया, नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहते, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। अब तुम माँ बनने वाली हो और शायद पिता बनने के बाद पवन के मन में कुछ परिवर्तन आ जाए। ससुराल वालों की नजरों में भी तेरी अहमियत बढ़ जाएगी, थोड़ा और सब्र कर। पूजा ने माँ की बात मान ली। उसने फिर से अपने दर्द को सीने में दबा लिया। कुछ महीने बाद पूजा ने बेटे को जन्म दिया। उसका नन्हा सा चेहरा देखकर उसकी आंखें भर आई। कुछ दिन वो मायके में रही। वो जानती थी कि ससुराल में उसे आराम नहीं मिल पाएगा, मगर उसे वहां रहने ही नहीं दिया। घर के काम कौन करेगा, सास ने कहा, तो पवन उसे वापस ले आया। नन्हे पीयूष के आने के बाद भी ससुराल वालों में कोई बदलाव नहीं आया। पवन को अपने बेटे से कोई विशेष लगाव नहीं था। वो रात भर बाहर रहता और जब घर लौटता तो अपना गुस्सा पूजा पर निकालता। ना कोई प्यार, ना कोई फिक्र। पूजा अब दोहरी जिम्मेदारी में जकड़ गई थी। वो दिन रात पीयूष को संभालती, साथ ही घर के सारे काम निपटाती और फिर भी ताने सुनती। एक दिन पीयूष की तबीयत खराब थी। सर्दी जुकाम ने उसे बेचैन कर रखा था, तो पूजा उसे गोद में लेकर थपथपाने लगी। पिछली रात भी वो उसकी बेचैनी के कारण सो नहीं पाई थी। उसकी आंखें थकान से भरी थी
और जैसे ही पीयूष के साथ स्थिर हुई, पूजा की आंख लग गई। मगर उसकी नींद ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। उसकी आंख खुली तो बाहर जोर जोर से आवाज आ रही थी। उसका दिल धक से रह गया। उसकी सास और ननद फिर वही रट लगाए हुए थी। देखो, सारी जिम्मेदारी हमारे सिर पर छोड़ दी, खुद महारानी बनकर सो रही है। क्या इसलिए तेरा ब्याह रचाया था कि बहू आने के बाद भी हमें काम में खटना पड़े? पूजा ने पीयूष को पालने में लिटाया और रसोई की ओर बढ़ी। लेकिन वह दरवाजे तक पहुंची ही थी कि पवन ने उसे देखते ही गुस्से से कहा, तुझे शर्म नहीं आती? सारा दिन सोती रहती है और मेरे घर वालों को भूखा रखती है। ये तेरा ससुराल है या मायका? पूजा ने कहा, पवन, पीयूष बीमार है, उसे सर्दी जुकाम है। वो सारी रात रोता रहा। मगर पवन ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, इतना भी नहीं संभलता तुझसे। जब देखो बच्चे के बहाने आराम फरमाती रहती है। घर में कोई काम धंधा नहीं है क्या? रोटी सब्जी कौन तेरा स्वर्गवासी बाप बनाएगा? उसकी आवाज में इतनी बेरुखी थी कि पूजा का दिल चकनाचूर हो गया। उसका हाल जानने की बजाय उस पर और गुस्सा निकाला। जा, खाना बना, और हाँ, अगली बार माँ की शिकायत नहीं आनी चाहिए। पूजा आंसुओं को पीते हुए रोटियां बनाई, सबको खाना परोसा और फिर पीयूष को संभाला। एक दिन बीत गया, मगर अगली शाम पीयूष की हालत और बिगड़ गई। उसका बुखार 103 डिग्री तक पहुंच गया। पूजा ने पवन को फोन किया, पवन, पीयूष को बहुत तेज बुखार है, प्लीज जल्दी घर आ जाओ, उसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। मगर पवन ने बेरुखी से जवाब दिया, मैं अभी व्यस्त हूँ, खुद देख लो, और फोन काट दिया। पूजा का दिल बैठ गया। वो पीयूष को गोद में लिए बाहर निकली, ऑटो की तलाश में। मगर कोई ऑटो नहीं मिला। पीयूष जोर जोर से रो रहा था। कभी पड़ोस की शर्मा आंटी ने उसे देखा। अरे पूजा, क्या हुआ? बच्चा इतना क्यों रो रहा है? आंटी, पीयूष को तेज बुखार है, उसे अस्पताल ले जाना है, मगर ऑटो नहीं मिल रहा। शर्मा आंटी ने तुरंत अपने बेटे को आवाज दी, रोहित, गाड़ी निकाल, पूजा को अस्पताल ले चल। रोहित ने पूजा और पीयूष को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने पीयूष को दवाइयां दी। तब जाकर पूजा ने राहत की सांस ली। रात के 9 बजे वो पीयूष को गोद में ली घर लौटी। मगर उसे नहीं पता था कि घर में एक और तूफान उसका इंतजार कर रहा है। वो जैसे ही घर में दाखिल हुई तो उसकी सांस उस पर टूट पड़ी। कहाँ घूम रही थी इतनी रात को? हमारी नाक कटवा दी तूने। ननद भी बेशर्मी से बोली, अच्छा, पड़ोस के लड़के के साथ गाड़ी में घूम रही थी। अरे, अपनी नहीं तो कम से कम अपने ससुराल वालों की इज्जत का तो ख्याल कर लिया होता। ये सुनकर पूजा स्तब्ध रह गई। फिर भी उसने संयम रखते हुए कहा, मां जी, पीयूष को बुखार था, मैं उसे अस्पताल ले गई थी। रोहित भैया ने मदद की, वरना वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही पवन ने उसे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। चुप कर, बेशर्म औरत, शर्म नहीं आई तुझे? किसी गैर मर्द के साथ रात को घूमने निकल गई। मेरी इज्जत का तूने मजाक बना दिया। पूजा ने कांपते स्वर में कहा, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ पीयूष को अस्पताल लेकर गई थी। इसमें आपकी इज्जत का मजाक क्यों बन जाएगा? फर्ज तो आपका बनता था अपने बेटे को अस्पताल ले जाने का, उसका इलाज करवाने का। पर आपने तो साफ मना कर दिया। अगर किसी पड़ोसी ने मदद कर दी तो उसमें आपकी इज्जत पर दाग लग गया। ये सुनकर पवन और भड़क गया। उसने पूजा के बालों को कसकर पकड़ लिया और चिल्लाया, बहुत चपड़ चपड़ जुबान चलने लगी है तुम्हारी। अपनी हद में रहे, फालतू बकवास की तो तेरा ऐसा हाल करूंगा कि तेरी माँ तेरा चेहरा तक नहीं पहचान पाएगी। पूजा दर्द से करा उठी। पवन ने उसे जोर से जमीन पर धक्का दे दिया। वो धड़ाम से गिर पड़ी और उस पर गालियों की बरसात करने लगा। सामने बैठी सास ननद संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ ये सब देख रही थी। तभी सास हंसते हुए बोली, बहुत अच्छा किया बेटा तूने, ज्यादा ही जुबान खुल गई थी इसकी। लगाम कस के रखेगा तो दिमाग ठिकाने रहेगा इसका। पूजा की सहन शक्ति की सारी हदें पार हो चुकी थी। उसने पीयूष को सीने से लगाया, एक बैग में कपड़े डाले और रात के 11 बजे घर से निकल पड़ी। हर कदम पर उसका मन डर और हिम्मत के बीच जूझ रहा था। मगर वो एक बात अच्छे से जानती थी कि वो अपने बेटे को इस नर्क में नहीं पालेगी। उसकी आप बीती सुनकर सबका कलेजा कांप गया। ममता जी की आंखें आंसुओं से भीग गई। विमला जी और रमेश जी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। विमला जी ने गुस्से में कहा, उस पवन की इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी पर हाथ उठाया, और तुम पूजा, तूने भी चुपचाप सह लिया। ये दुनिया बड़ी तेज है बेटी, चुप रहने वालों के साथ ऐसा ही होता है। औरत की खामोशी को ये दुनिया उसकी कमजोरी मानती है। तुम चुप रही,
इसलिए उन्होंने तुझ पर जुल्म किया। तुझे भी जवाब देना होगा, वो भी ढंग से। पूजा की आंखें नम थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे वर्षों की घुटन को कोई रास्ता मिल गया हो। मां जी, आप सही कह रही हैं। बहुत सह लिया मैंने, अब और नहीं। रमेश जी अब तक चुप थे। उन्होंने आगे बढ़कर पूजा के सिर पर हाथ रखा और बोले, शाबाश बेटी, यही तो बात समझने की है। तेरे चुप रहने से ही वो तुझ पर हावी हो गए। अब वक्त है कि तू अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी हो। रिश्ते में समझौते जरूरी होते हैं, लेकिन जब कोई रिश्ता तेरे आत्मसम्मान को कुचलने लगे तो उसे ढोना पाप है। हम जानते हैं कि तेरे ससुराल वालों पर भरोसा करना आसान नहीं, लेकिन बेटा, ये भी सच है कि हर रिश्ते को एक मौका मिलना चाहिए। पूजा ने धीरे से सिर हिलाया। तभी विमला जी ने कहा, बेटी, मुझे लगता है कि एक बार और तुझे कोशिश करनी चाहिए। अगर वो नहीं सुधरे तो हम खुद तुझे इस रिश्ते से आजादी दिलवाएंगे। समाज के डर से हम तुझे उस नर्क में नहीं भेजेंगे, ये मेरा वादा है। पूजा ने उलझन भरी नजरों से विमला जी की ओर देखा। माँ जी, फिर क्या मैं वापस चली जाऊं? अगर मैं गई तो वो लोग मेरा मजाक बनाएंगे। तभी रमेश जी ने कहा, बेटी, किसने कहा कि तू अभी वापस चली जा? फिलहाल तो आराम कर। इतने दिनों बाद तुझे शांति भरा माहौल मिला है, अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने मायके में रह, 2-4 दिन यहाँ आराम कर। फिर उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, फिर अपने दूसरे मायके में चली आना। अरे कुछ दिन हमारे साथ भी तो रहेगी ना? तेरी शादी के बाद तो हम तुझसे मिलने को तरस गए हैं। पूजा के होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। क्यों नहीं बाबूजी, मैं जरूर आऊंगी। कुछ देर बाद जाते समय विमला जी ने कहा, एक बात सुन बेटी, अब तुझे अपने ससुराल में फोन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तू अब अपनी जिंदगी की मालिक है, समझी? पूजा मुस्कुरा दी। अब पूजा अपनी माँ के घर पर थी। ममता जी को अब अपनी बेटी के साथ वक्त बिताने का मौका मिला था और उनका मन हल्का हो गया था। पूजा भी अब धीरे धीरे फिर से खिलखिलाने लगी थी। ममता जी सुबह उसे गर्म दूध और पराठे खिलाती और दिन में पीयूष के साथ खेलती। पूजा को देखकर लगता था जैसे उसके चेहरे से उदासी की परत हट रही है। रात को माँ बेटी देर तक बातें करती। एक सप्ताह के बाद पूजा पीयूष को लेकर विमला जी और रमेश जी के घर पहुंची। जैसे ही उसने घर की चौखट पार की तो विमला जी ने उसे गले से लगा लिया। आ गई मेरी बेटी। उनकी आवाज में इतना प्यार था कि पूजा की आंखें भर आई। रमेश जी ने पीयूष को गोद में लिया और हंसते हुए बोले, अरे ये तो हमारा राजकुमार है। विमला जी ने पूजा का पूरा ख्याल रखा। पूजा को ऐसा लग रहा था जैसे वो फिर से उस समय में लौट आई हो जब वो संजय की पत्नी थी और उनका घर खुशी से भरा था। विमला जी और रमेश जी के चेहरे पर भी वही पुरानी चमक लौट आई थी। पूजा के रूप में उन्हें अपनी बेटी मिल गई थी। वो पीयूष के साथ खूब हंसते खेलते रहते थे। आज भी उसके साथ खेलते हुए विमला जी को अपने बेटे संजय का बचपन याद आ गया। पुराने दिनों को याद करते करते उनकी आंखें नम हो गई। पूजा उनका दुख समझती थी, उसकी आंखें भी भर आई। फिर विमला जी बोली, संजय तो चला गया पूजा, मगर तू तो हमारी बेटी है। तुझे देखकर लगता है जैसे वो फिर से हमारे बीच है। बेटा तो मैं खो चुकी हूँ, लेकिन अब अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती, इसलिए तुझे मजबूत बनना होगा। पूजा की आंखों में भी आंसू झलक आए। वो विमला जी के कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। माँ जी, मैंने बहुत कुछ खो दिया। आपने मुझे जीने की हिम्मत दी। आप ना होती तो मैं शायद जिंदा भी ना रह पाती। विमला जी ने उसके आंसू पोंछे। बस मेरी बेटी, अब रोने की जरूरत नहीं। तूने बहुत सह लिया। अब तुझे फिर से हंसना है, जीना है। विमला जी, रमेश जी और ममता जी के प्यार और हौसले ने पूजा के भीतर एक नई ताकत जगा दी थी। करीब 10 दिन बाद ससुराल में सास और ननद काम से परेशान होकर पवन से पूजा को वापस लाने को कहने लगी। शाम को पूजा जब पीयूष के साथ बैठी थी तो उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर पवन का नाम देखकर उसका चेहरा सख्त हो गया, लेकिन उसने फोन उठाकर स्पीकर पर रख दिया ताकि विमला जी और रमेश जी भी सुन सके। हेलो, उसने कहा। पूजा, तुम ससुराल कब वापस आ रही हो? पवन की आवाज में बेरुखी थी। पूजा ने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में बोली, क्यों आऊं मैं वापस? दोबारा वही जुल्म सहने, ताने सुनने या तुम्हारे थप्पड़ खाने? पवन भड़क उठा। इतना घमंड? हमेशा मायके में ही रहोगी क्या? कौन रखेगा तुम्हें वहां? और पीयूष को बिना बाप के कैसे पालोगी? तभी विमला जी ने फोन अपने हाथ में लिया। मैं पूजा की माँ बोल रही हूँ और मुझे तुम्हारे माँ बाप से बात करनी है, अभी इसी वक्त। पवन हकला गया।
आप कौन? मैं विमला बोल रही हूँ, पूजा की दूसरी माँ। और याद रखना, अब पूजा तुम्हारी गुलाम नहीं है। अगर तुमने या तुम्हारे घर वालों ने उसे फिर से तंग किया, तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। ये सुनकर पवन और उसकी माँ दोनों हक्के बक्के रह गए। फिर विमला जी ने थोड़ी नरमी से लेकिन दृढ़ता के साथ कहा, अगर तुम वाकई अपनी बहू को वापस ले जाना चाहते हो, तो कल पवन को भेज देना। मगर इतना ध्यान रखना, अगर पूजा पर फिर से कोई अत्याचार किया, हाथ लगाना तो दूर, अगर कोई ताना भी मारा, तो उसकी ये माँ तुम सबको नहीं छोड़ेगी। अगली सुबह पूजा पीयूष को गोद में लिए विमला जी और रमेश जी के साथ अपनी माँ ममता जी के पास लौट आई। विमला जी ने ममता जी से सारी बात पहले ही कर ली थी। उधर पवन की माँ विमला जी की बात सुनकर घबरा गई और पवन से बोली, बेटा, तू आज ही जाकर पूजा को ले आ। ये विमला तो मुझे खतरनाक औरत लगती है। ये ना हो कि कोई मुसीबत खड़ी हो जाए। शाम के समय पवन पूजा को लेने पहुंच गया। विमला जी ने पूजा को भेजते वक्त कहा, अगर अब मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत हुआ, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पत्नी है वो तुम्हारी, सम्मान के साथ उसे लेकर जाओ और उसका पूरा ख्याल रखना। तुम्हारी जिम्मेदारी है। पूजा अपने ससुराल चली गई, लेकिन सब लोगों का दिल पूजा में ही अटका हुआ था। पूजा की चिंता विमला जी और ममता जी को दिन रात सता रही थी। ससुराल लौटने के बाद 4-5 दिन सब लोग उसके साथ ठीक से पेश आए, लेकिन धीरे धीरे उनकी पुरानी आदतें लौटने लगी। सास और ननद ने फिर से ताने शुरू कर दिए। छोटी छोटी बातों पर पवन को भड़काने लगी। देख पवन, तेरी बीवी को अब हमें आंखें दिखाती है। बेटा, इसे काबू में रख, वरना ये सर पर चढ़ जाएगी। पवन, जो पहले कुछ सुधरने की कोशिश कर रहा था, फिर से अपनी माँ और बहन की बातों में आने लगा। पूजा हर बार जवाब देती, मगर तनाव बढ़ता जा रहा था। दोपहर जब पवन ऑफिस से लौटा, तो उसकी माँ ने तुरंत कहा, तुम्हारी बीवी को अब जवाब देना आ गया है। लगता है उसकी माँ ने खास ट्रेनिंग देकर भेजा है। पवन थका हुआ था। माँ की बात ने उसे उकसा दिया। क्या हुआ? उसने चिढ़कर पूछा। पूछो अपनी बीवी से, कहती है सब मिल बांट कर काम करेंगे। पवन गुस्से में सीधे पूजा के पास पहुंचा। क्या चल रहा है ये सब? देखो पवन, मैं इंसान हूं, मशीन नहीं। सबका घर है, तो सबकी जिम्मेदारी भी है। सारे काम मिल बांट कर होंगे। मैं अकेले सब कुछ नहीं करूंगी। ये सुनकर पवन चिल्लाते हुए बोला, अच्छा, अब तू मेरी माँ से काम करवाएगी? कहते हुए उसने एक जोरदार तमाचा पूजा के गाल पर जड़ दिया। मगर पूजा अब वो पूजा नहीं थी जो चुपचाप आंसू बहाए। उसकी आंखों में आग भड़क उठी। उसने पलटकर अपनी सारी ताकत झोंकते हुए पवन के गाल पर ऐसा तमाचा जड़ा कि पूरा कमरा गूंज उठा। सास ननद ये देखकर हक्की बक्की रह गई। हाय राम, इस लड़की ने अपने पति पर हाथ उठा दिया, बेशर्म। हाँ सासू माँ, पूजा ने गुस्से से कहा, आज तो सिर्फ आपके बेटे पर हाथ उठाया है। अगर आप सब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई, तो कल आपकी भी खैर नहीं। उस समय तो वो सब चुप रह गए, लेकिन पूजा की ये बेबाकी उनके गले नहीं उतर रही थी। रात के समय पूजा अपने बेटे को सुला रही थी, लेकिन दूसरी ओर पवन अपनी माँ के पास बैठकर प्लान बन रहा था। माँ, अब तो इसका परमानेंट हल निकालना पड़ेगा। समझती क्या है ये अपने आप को? सास घबराई। हल? बेटा, अगर उस विमला जी को जरा सी भी भनक लग गई, तो वो लोमड़ी की तरह चालाक औरत है। आप बस देखते जाओ माँ, सब कुछ फूल प्रूफ होगा। ऐसा हल निकालेंगे कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इस बात को 2-3 दिन बीते। इन 2 दिनों में पूजा को किसी ने कोई ताना नहीं मारा। पवन, जो हर बात पर आग बबूला हो जाता था, कुछ ज्यादा ही शांत हो गया था। सास भी मीठी आवाज में बातें कर रही थी, और ननद, जो हर बात में खटकती थी, अब मुस्कुराकर सामने से निकल जाया करती थी। पूजा रसोई में खड़ी नाश्ता तैयार कर रही थी। मन ही मन सोच रही थी, मेरे एक थप्पड़ से इन लोगों की अकल ठिकाने आ गई। माँ सही कहती है, जो दूसरों से दब जाता है, उसे और दबाया जाता है, और जो अपने लिए खड़ा होता है, वही अपना सम्मान बचा पाता है। अच्छा है, जल्दी सुधर गए। अब शायद मैं और मेरा बच्चा इस घर में चैन से जी सकेंगे। नाश्ता निपटाकर वो जैसे ही किचन से निकली, सास ने बड़े प्यार से आवाज दी, पूजा, पीयूष तो अभी सो रहा है ना? तुम जाकर कपड़े धो लो, दोपहर का खाना मैं बना लूंगी। पूजा सास की बात पर मुस्कुरा दी। जी माँ, कहकर वो कमरे में गई। जैसे ही सारे कपड़े उठाकर धोने के लिए पीछे आंगन में जाने लगी, तो उसका फोन बज उठा। विमला जी का फोन था। पवन कमरे में सो रहा था,
इसलिए पूजा फोन बाहर ले आई। पीछे के आंगन में कपड़े रखकर वहीं खड़ी होकर बातें करने लगी। इधर उसकी सास रसोई में बेचैन हो रही थी। उनकी नजर बार बार आंगन की ओर जा रही थी। तभी घर के मुख्य दरवाजे की घंटी बजी। सास का दिल धक से रह गया। अब ये कौन आ गया? उन्होंने अपनी बेटी की ओर देखा, जो फुर्ती से दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। दरवाजा खोलते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। दरवाजे पर पुलिस वाले खड़े थे। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, क्या ये पवन शर्मा का घर है? हाँ, हाँ। लेकिन आप लोग? ननन ने घबराते हुए पूछा। हम यहाँ पवन शर्मा की माँ और बहन को गिरफ्तार करने आए हैं। गिरफ्तार? पूजा की सास का चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन क्यों? तभी पूजा भी वहां आ चुकी थी। महिला इंस्पेक्टर ने कागज निकाला और सख्त स्वर में बोली, आप तीनों पर पूजा के खिलाफ हत्या की साजिश रचने का आरोप है। हमारे पास पुख्ता सबूत है। हत्या की साजिश? पूजा की सास ने अपने सीने पर हाथ रखा, जैसे कोई भारी बोझ उन पर गिर पड़ा हो। अरे साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमारी बहू तो एकदम ठीक ठाक है। पूजा बेटा, जरा सामने तो आ, इन्हें बता हम तेरे साथ कितना अच्छा बर्ताव करते हैं। उन्होंने पूजा की ओर देखा। उनकी आंखों में बनावटी मासूमियत और डर का मिश्रण था। हम तो सपने में भी ऐसा कुछ नहीं सोच सकते। सपने में नहीं मम्मी जी, आप लोग हकीकत में ऐसा कर सकते हैं, और किया भी है, पूजा ने ऊंचे स्वर में कहा। तभी दरवाजे पर एक और आहट हुई। विमला जी और रमेश जी तेज कदमों से अंदर दाखिल हुए। विमला जी का चेहरा गुस्से से लाल था। बिना एक पल रुके वो पवन के पास पहुंची और जोर से उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। तुम जैसा नीच इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। हमारी गलती थी जो तुझे एक और मौका दिया। सोचा था शायद सुधर जाएगा, मगर आज साबित हुआ कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। उन्होंने इंस्पेक्टर की ओर देखा। साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन सबको। इन्होंने मेरी बेटी की जान लेने की साजिश की है। पवन ने चतुराई भरे अंदाज में मुस्कुराने की कोशिश की। एक मिनट, आपके पास क्या सबूत है? बिना सबूत के आप हमें ऐसे नहीं फंसा सकते। सबूत है। विमला जी ने अपना मोबाइल निकाला और इंस्पेक्टर की ओर बढ़ाया। फिर पवन से बोली, लो, तुम भी देख लो सबूत। जेल जाने से पहले तुम्हारी आखिरी इच्छा भी पूरी कर देती हूँ। मोबाइल में वीडियो चलाई गई। ये एक छिपे कैमरे से रिकॉर्ड हुआ दृश्य था। पिछला दरवाजा खुलता है। पवन एक आदमी को चुपचाप वहां ला रहा है। वॉशिंग मशीन खोली गई। मोटर के भीतर एक विशेष हाई वोल्टेज वायरिंग जोड़ी जाती है। ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है कि जैसे ही पूजा कपड़े धोने के लिए मशीन में पानी डालेगी, पूरी मशीन विद्युत चाल बन जाती और किसी को शक भी नहीं होता कि ये सब सोची समझी साजिश थी। सबको एक्सीडेंट ही दिखाई देता। फुटेज देखकर इंस्पेक्टर का चेहरा कठोर हो गया। तभी रमेश जी बोले, तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी नीयत जानने के बाद भी हम अपनी बेटी को तुम जैसे भेड़ियों के हवाले छोड़ देंगे? तुम्हें शायद नहीं पता, इस घर के हर कोने में हिडन कैमरे लगे हैं, और वो हमने उस दिन लगवाए थे जब तुम सब किसी रिश्तेदार की शादी में गए थे और पूजा पीयूष के साथ अकेली थी। तभी दरवाजे की चौखट पर एक और आहट हुई। ममता जी थी, पूजा की माँ। उनकी आंखों में चिंता का समंदर उमड़ रहा था। जैसे ही उन्होंने पूरा दृश्य देखा तो उनकी आंखों में आंसुओं की लहर दौड़ गई। तभी पूजा की सास चिल्लाकर बोली, तुम लोगों ने हमारे घर में छिपे हुए कैमरे लगवाए? ये कानूनन अपराध है। चटक, एक जोरदार तमाचा उनके गाल पर पड़ा, जो ममता जी ने मारा था। अपराध हमने नहीं किया, अपराध तुमने किया है। अपनी बहू की जान लेने की साजिश रची और अब कानून का डर दिखा रही हो। पवन अपनी माँ के बचाव में आया तो ममता जी बोली, बेटा कहा था मैं तुझे, क्या पता था मुझे कि तू बेटा कहलाने लायक नहीं है। कहते हुए उन्होंने उसे भी एक तमाचा जड़ दिया। फिर वो पूजा के पास आई, उसके सिर पर हाथ रखा। तू ठीक तो है ना मेरी बच्ची? अब तू इस घर में नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं तेरी इस हालत के लिए मैं भी दोषी हूँ। तूने कई बार बताया कि ये लोग तुझे तड़पा रहे हैं, मगर मैंने तुझे चुप रहने को कहा। ये तो भला हो विमला बहन और रमेश भाई साहब का, जिन्होंने तेरी सुरक्षा के बारे में सोचते हुए ये कदम उठाया। नहीं तो न जाने आज कौन सा अनर्थ हो जाता। लेकिन बेटा, अब गलती सुधारने का वक्त आ गया है। अब ये लोग जेल में जाएंगे और तू हमेशा के लिए इस अनचाहे रिश्ते से आजाद हो जाएगी। पुलिस उन तीनों को बाहर ले गई। बाहर मोहल्ले की भीड़ जमा थी। हथकड़ियों से बंधे तीनों लोग शर्मिंदगी से मुंह छुपाने की कोशिश कर रहे थे, मगर अब क्या फायदा? इज्जत तो मिट्टी में मिल चुकी थी।
अदालत ने तीनों गुनहगारों को 10 साल की सजा सुनाई। पूजा को तलाक भी मिल गया और वो उन जहरीले भेड़ियों से आजाद हो गई। उसने फिर से नौकरी शुरू की। एक नामी मल्टीनेशनल कंपनी में उसे नौकरी मिली। उसके पास अनुभव भी था और आत्मविश्वास भी। दोस्तों, डरना गलत नहीं है, लेकिन हमेशा डर के साए में जीना सबसे बड़ा अन्याय है। तो दोस्तों, विमला जी ने पूजा के ससुराल वालों के साथ सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।